जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की एक मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। और इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इन 500 क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और मिसलिनियस यानी कि विविध वाला पार्ट भी इसमें कवर किया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर कांग्रेस का उपहास किया है? उपहास किया है यानी कि मजाक उड़ाया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया, ठीक है। और आप लोगों को पता रहना जरूरी है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। टोटल 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना करी किसने थी? तो ए ओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। जो ए ओ हुम है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला का संत किसको कहा जाता है? तो ए ओ हुम को शिमला का संत कहा जाता है, ठीक है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसने ही कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। और ऐसा कांग्रेस के बारे में कहकर इसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया है। तो कांग्रेस के बारे में मैंने कुछ फैक्ट बताए और जान लो। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई, उस समय बम्बई कहलाता था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखना। और बात करें कितने प्रतिनिधियों के साथ, तो मैंने बता दिया 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो कपड़े में यदि जंग के धब्बे लग जाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है उन धब्बों को हटाने के लिए। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली कब आए थे भारत में? तो ये 1498 में आए थे। और गए कब थे? तो ये 1961 में गए थे, ठीक है। 1961 तक जो गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन रहा था, याद रखना। और भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन था। और जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनका भारत में आने का कारण क्या था? तो मसाला व्यापार करने के लिए ये भारत आई थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ है? तो पुर्तगाल शक्ति के आगमन से ये सारी चीज़ें हुई। यानी कि तंबाकू की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस ये सारी पुर्तगालियों की देन है। 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ पर लखनऊ जो है, लखनऊ का नेतृत्व किस महिला ने किया? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था, ठीक है। और दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने दिल्ली का नेतृत्व किया था। टिहरी बांध आपसे पूछा जाएगा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है और ये सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जो हैं ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना करी थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर में। कहाँ पर? बागोर में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे इनका नाम क्या था? महावीर स्वामी, ठीक है। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ में महाजनपद की राजधानी थी। किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है ये सांची के स्तूप को माना जाता है। और ये स्तूप कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अयोध्या लेख में जो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराए गए थे उनकी जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? तो देखिए,
महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा के लिए जो है प्रचार का माध्यम बनाया था। और आपसे पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? तो पाली भाषा के लिए। दोनों में अंतर याद रखना और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? तो भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए तुर्की आक्रमण सफल हुए। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, बताइए किसको भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। देखिए इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को। ठीक है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये कब होता है? तो ये 8 मार्च को होता है। दोनों में अंतर है, याद रखना। किस क्रांतिकारी नेता ने अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक जो है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी थी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार के भ्रातृत्व का वर्णन किया गया है? तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, मैंने एक ही में बता दिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो सही क्रम पूछा जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव की कप्तानी में हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे। अच्छा, हम 2 ही बार तो वर्ल्ड कप जीते हैं। कब कब? एक तो 1983 का हम वर्ल्ड कप जीते और दूसरा 2011 का। तो पहला वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में हम जीते थे और दूसरा वर्ल्ड कप जो है ये MS धोनी की कप्तानी में जीते थे 2011 में। ठीक है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? यदि कोई सांसद जो है, सांसद यानी कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये यदि टोटल 2 महीनों तक या फिर दिनों में बात करें तो 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। मतलब 2 महीने मतलब 2 मीटिंग हो जाएंगी, एक एक महीने के अंतराल से संसद में मीटिंग होती हैं। ठीक है, बताइए सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। ठीक है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ओके, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। पूछा जाता है जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? कोई मान्यता प्राप्त संस्थान, चाहे वो निजी हो या फिर शासकीय, वो जनहित याचिका जो है वो लगा सकता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका या तो हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। ठीक है, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक किताब के लेखक कौन है? दोस्तों संजय बारू इस किताब के लेखक हैं। और क्रिकेट माई स्टाइल नामक जो किताब है इसके लेखक हैं कपिल देव। भारत के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी एक नदी है, इस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक, कौन सा देश जो है ये आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली देश में जो है ये आयोडीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर की। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
तो पायरिया दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बताइए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? तो दोस्तों ये जो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा है ये अंगूर की फसलें हैं, अंगूर की किस्में हैं, याद रखना। राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरला जो है ये इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्यों में सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है वायुस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताओ राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो यहाँ पर प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। प्लीस्टोसीन से मतलब होता है रेत के कण वगैरह, और अभिनव जमाव से मतलब होता है कि कहीं से रेत उड़कर आ गई है और वो टीले का निर्माण कर लिया है। ठीक है, अभिनव जमाव मतलब रिसेंट डिपॉजिट। बताओ मैक मोहन रेखा जो है वो सीमा बनाती है भारत और चाइना के बीच में। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारी इसी बुक में मिल जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट और इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z कंप्लीट निचोड़ आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। जो दूसरी ई बुक है वो करंट अफेयर्स की स्पेशल ई बुक है, इसमें आपको मंथली वाइज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। फिर जो तीसरी ई बुक है वो साइंस की रामबाण ई बुक है, इसमें चैप्टर वाइज साइंस के तीनों पार्ट मिल जाएंगे, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और साथ में आपको कंप्यूटर विज्ञान और कृषि विज्ञान भी मिल जाएगा। मतलब बहुत शानदार ई बुक है हमारी तीनों। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी एक ऑफर भी चल रहा है, आपको इस QR कोड पर 150 रुपीज़ सेंड करना है। ठीक है, और स्क्रीन शॉट लेकर आपको इस व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, तो 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑफर का फ़ायदा ज़रूर लीजिए। 150 रुपये में तीनों ई बुक मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेंगी, आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। बताइए दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और हम बात करें भारत सरकार के द्वारा ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ABC इंडेक्स भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ये हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा जो है ये ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, बताइए लॉरेंज वक्र द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आय की विषमता मापी जाती है लॉरेंज वक्र के माध्यम से। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना करी गई थी। ठीक है, भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारण लक्ष्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6,06,822 गाँवों तक VPT यानी कि विलेज पब्लिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करना, ये भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारण लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा निर्धारण करता है? तो योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग पहले करता था, अब करता है नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समपोषणीय वृद्धि। कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो स्थानीय मेले लगते हैं गांव में, ठीक है, उन पर ग्राम पंचायतें कर लगा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी SSC के एग्जाम में, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलते रहें, तो हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दबा लें बेल आइकन,
ताकि जब भी नया वीडियो डले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। बताइए, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कहाँ करी गई थी? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यदि संख्या पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़े पूछे जाएं, पेयर, तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये UNDP के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अशोक चंद्रा ने किस संस्था को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है? तो योजना आयोग को अशोक चंद्रा ने आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, तो टिहरी बांध भागीरथी प्लस भीलांगना 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। चूंकि सबसे ऊंचा है तो इसकी हाइट भी आप जान लो, 855 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज जो है ये किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत में पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है? तो दोस्तों, सौर ऊर्जा में पर्यावरण संबंधी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। बताइए, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। कौन? द्वितीयक प्रदूषक है। तो स्मॉग जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है कोपेन का है। किस देश में पंपास घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके लिए डिक्टोफेनेक नाम का एक दर्द निवारक दिया जाता था। ठीक है, और मवेशी गाय भैंस वगैरह जो हैं उनको ये इंजेक्शन लगाया। ठीक है, इनको दवाई दी, तो जब ये मर गए, ठीक है, तो इनको गांव के बाहर, शहर के बाहर फेंक दिया जाता है और गिद्ध आकर खा लेते हैं। ठीक है, तो गिद्धों में इस दर्द निवारक की वजह से एक बीमारी फैली और कहीं ना कहीं उसी के कारण जो है गिद्ध विलुप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। हरित गृह प्रभाव जो है क्या है? तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि है। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर सेकंड ने। ठीक है, किसने? अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को कहाँ पर भेजा था? लंदन भेजा था। अकबर सेकंड को अकबर शाह के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो ये 2008 में लोकार्पित की गई। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण जो है किसका कारण बन सकती हैं? तो ये डर्मल कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर का कारण बन सकती हैं। किस मंडल में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता मिलती है। भारत में बाघ परियोजना 1972 में शुरू होती है और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात जो है ये कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? यूपी में। एक तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ही, तो ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब और कहाँ पर गिराया? तो अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए हैं। जो पहला है ये 6 अगस्त को गिराया, 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? तो जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया। ठीक है, और दूसरा परमाणु बम जो है ये 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में गिराया। ठीक है, और अमेरिका के द्वारा जापान की हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए जो परमाणु बम हैं उन परमाणु बमों के नाम तक पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद नागासाकी शहर पर 9 अगस्त को बम मारा गया,
इसका नाम था फैटमैन। तो नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है भैया, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निलंबो न्यूसीफेरा जो है ये राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला जो शक्तिशाली उत्तेज है ये होता है पैराक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। ठीक है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मीथेन है। किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर? इस्पात में। और कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर पर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल। ठीक है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो ये वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है। और तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। ठीक है। बताइए विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? मोतिंग। बताइए R37 समाधान प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य जो हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और किन पुरा स्थलों से मनका यानी कि मणिका बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं? तो ये चनहूदड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है? तो अघन्य शब्द जो है ये गाय के लिए संदर्भित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धर्म में 3 रत्न हुए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया? तो आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया गया। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। ठीक है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व है। तो ये पूछे जाते हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। ठीक है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो दोस्तों सिक्के किसके थे? अगाथोक्लिस के। ठीक है। इनके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। ठीक है। किस देवता को कला में हल्लीय प्रदर्शित किया गया है? तो किस देवता को किया गया है? बलराम को। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। नासिक का अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो ये गौतमी पुत्र से संबंधित है। हम्पी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है। भीतरी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म महापात्र की भूमिका का उल्लेख करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्यकाल शिलालेख करता है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? कुमारगुप्त से। मैंने कोशिश करी है क्वेश्चन को सीक्वेंस में अरेंज करने की। यदि यहाँ किसी शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन है तो जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारे मैंने रख दिए हैं। जैसे तक्षशिला अभिलेख पूछा जाता है, किससे संबंधित है? पलक से। पूना ताम्रपत्र अभिलेख ये प्रभावती गुप्त से संबंधित है। ठीक है। एरण अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। गंधार कला ये कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद दन्हु संबंधित है मिलेंडर और मिलिंद से। ठीक है। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? तो कन्हेरी गुफा में किया गया है। ठीक है। जैनियों के द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैनियों में होती है सल्लेखना विधि। ठीक है। ये अपने शरीर को भूखा रखकर प्राण त्याग देते हैं और ये आए दिन चर्चाओं में रहती है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैन मठों को क्या कहा जाता था? वसदिश कहा जाता था जैन मठों को। किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदि वराह थी? तो आदि वराह मेहर भोज की उपाधि थी। और पशुपत सिद्धांत का प्रतिपादन ये लकुलीस ने किया था।
शून्यवाद का प्रतिपादन जो है ये नागार्जुन ने किया था। ठीक है, और जैन सिद्धांत का प्रतिपादन ये भद्रबाहु ने किया था। आजीवक सिद्धांत का प्रतिपादन ये गोसाल ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, पूछा जाता है ये हमेशा। भारतवर्ष के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया हेरोडोटस ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किसने प्रयास किया जो बहुत सफल रहा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। ठीक है, बताइए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित था। कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक जो है ये गियासुद्दीन तुगलक था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में शुरू करने वाला जो शासक है वो है MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बताइए ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होते हैं। तो रोमन गवर्नर पेंटियस ने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो सतारा को 1848 में मिलाया गया। ठीक है, और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया। झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा किया गया? झांसी का 1854 में किया गया, अवध का 1856 में किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है? तो मंगलोर की संधि के द्वारा। और ये संधि 11 मार्च 1784 को होती है। ये संधि होती है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और इसी संधि के द्वारा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में किया। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो अमीर खुसरो जो है ये फारसी का कवि था। तारिक ए दिलकुशा एक कृति है और इसके लेखक हैं भीमसेन कायस्थ। ठीक है, बताइए ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार नाम से जो लोग जाने गए ये मदुरई से संबंधित थे। कहाँ से? मदुरई से। बताइए अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान करी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में कविताएं लिखी। ठीक है, कई सारी कृतियां लिखी, इसलिए सन्यासी विद्रोह ने जो है ख्याति हासिल करी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी? पंजाब में 1872 में। ठीक है, तो नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल्की संख्या। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने करी थी? फ्रांसिस्को पलशर्ट ने करी थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में किस पत्रिका की शुरुआत हुई? तो राजा राम मोहन राय के जो विचार थे धार्मिक और सामाजिक, इनके विरोध में भी एक पत्रिका शुरू हुई, समाचार चंद्रिका। ठीक है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो जूरी अधिनियम का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। ईसाई धर्म के प्रवर्तक आपको पता होंगे कौन है? ईसा मसीह है। ठीक है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि जो है आरंभ करी थी? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनके समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स और हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट करी? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो था इसकी बात यहाँ पर हो रही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बताइए चार चमन के लेखक कौन हैं? तो चंद्रमान ब्राह्मण। फुतह ए आलमगिरी के लेखक कौन हैं? ईश्वरदास नागर। और खुलासत उल त्वारीख के लेखक कौन हैं? सुजान राय भंडारी। ठीक है, ये TCS के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये अजीबों से क्वेश्चन है ना। तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में सरल और कठिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को रखने की, और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? मोरक्को देश से। और मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? ये इटली का यात्री था।
अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। और नूनेज कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो नसीरुद्दीन को क्या कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे जो है ये औद्योगिकीकरण में कमी आई थी। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? बाबर ने शाहरुख नाम से एक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह भारत में चलाया गया और बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया। 1917 से 18 के मध्य में चला और किसानों से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ होती है? वर्ष 1918 में। और मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में ये विवाद है और अहमदाबाद मिल हड़ताल याद रखना 1918 में शुरू होती है। ठीक है। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो किसानों पर अत्यधिक करारोपण हो रहा था। ठीक है, किसानों पर जबरदस्ती का कर थोपा जा रहा था। इसी के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में खेड़ा किसान आंदोलन शुरू किया। ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह की बात करें 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान जो है ये यूपी के गोरखपुर जिले में है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने करी थी? विलियम जोन्स ने करी थी। भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। और बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बम्बई त्रिमूर्ति याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है, इन 3 व्यक्तियों को। ठीक है। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना ने। ठीक है। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना करी थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी M.K. गांधी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह वह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ये किसने कहा? ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल के दिमनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था C.R. दास। कौन थे? C.R. दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो दोनों देशों की जो व्यवस्था है इसमें एक चीज़ कॉमन है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में भी ये शक्ति है और अपने देश के राष्ट्रपति के पास में भी ये शक्ति है। ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? मैडम भीकाजी कामा ने करी थी। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि आप किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 341, ये अनुसूचित जातियों से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की यहाँ पर बात हो रही है, तो यूपीएससी का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 315, वित्तीय आपातकाल। ठीक है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है, मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका कभी प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 360 है, इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसका कभी प्रयोग ना हो, देश में कभी वित्तीय आपातकाल ना लगे। अनुच्छेद 351 का संबंध है हिंदी भाषा के विकास से। ठीक है। धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। और यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया किस अनुच्छेद में और कब?
तो अनुच्छेद 21 का में, और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, इसमें जो शिक्षा का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। बताइए 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है, 74वां नगर पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या शामिल किया गया? तो 88वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें अनुच्छेद 268 का शामिल किया गया। और कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बैरूबाड़ी बाद मतलब होता है केस, तो बैरूबाड़ी केस है 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले घोषित किया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। भारतीय संसद के भाग जो हैं क्या क्या हैं? तो एक तो राष्ट्रपति आ जाता है संसद में, ठीक है, लोकसभा आ जाता है और राज्यसभा आ जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। और बताइए कि जो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, कोलोकेस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है कोलोकेस, ये याद रखना। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 70वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार मिल गया। किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जम्मू कश्मीर जो है एक विशेष राज्य था। ठीक है, पहले, अब नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 49 में बताया गया है। किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसी राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो मैंने बताया था अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए प्रोटेम स्पीकर इनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो मंत्री परिषद का जब तक गठन नहीं हो जाता है, मतलब जब तक जो सांसद चुन कर आए हैं नए सांसद, ठीक है, इनका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल जाता है लोकसभा के लिए, ठीक है, तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसको हिंदी में अस्थायी अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया? तो 1952 में हुआ। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। अब बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो ये राजस्थान के नागौर में शुरू हुई। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 60 और अधिकतम 500, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि कुछ अपवाद हैं कम के लिए, 60 से कम सदस्य हैं एक दो राज्यों में। ठीक है, सरकार को धन उगाने और खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। और 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 है। ठीक है। बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? लेखानुदान कहलाती है। किस प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा। ठीक है। बताइए अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनके लिए व्यवस्था ली गई है आयरलैंड से। याद रखना, पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी? तो दोस्तों जो प्रशासनिक सुधार आयोग है 1967, इसकी अध्यक्षता करी थी मोरारजी देसाई ने और इसने सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिश करी थी। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो है केंद्र सरकार राज्यों को गैर योजना अनुदान देती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है। ये चुनाव की एक रूल बुक आप कह सकते हैं कि कैसे चुनाव होंगे, कितना कौन खर्च कर सकता है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है उम्मीदवार के लिए। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। ठीक है। गणतंत्र यानी कि जो जनता है उनका तंत्र होगा, ये होता है गणतंत्र। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम देश के राजा हैं तो हमारा बेटा भी राजा बनेगा। ठीक है। ये सिस्टम नहीं चलेगा गणतंत्र में। तो भारतीय संविधान नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। और आपसे पूछा जाएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? किस देश के? इंग्लैंड देश के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रमानुसार क्या है? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित समितियां, सबसे पहले आप जान लो क्रम। ठीक है। VR मेहता समिति 1957 में बनी। इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। राव समिति 1985 में बनी। LM सिंधवी समिति 1986 में बनी। और ये सारी समितियां, याद रखना, ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक आपको छांटना होता है। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो भाग 4 का में क्या? भाग 4 क्लॉज का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में। 38वां संविधान संशोधन करके। ठीक है। किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? तो देखिए लोकसभा के जैसे मान के चलो सदस्य कितने हैं? 100 हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तो 100 सदस्य हैं तो मंत्री परिषद में कितनी संख्या हो सकती है? 15, यानी कि टोटल मंत्री 15 बनाए जा सकते हैं। ठीक है। ये प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगर ये प्रावधान नहीं होता तो सारे लोग मंत्री के लिए लड़ते हैं। ठीक है। तो न जाने कितने मंत्री बना देती सरकार, है ना। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये मोस्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षा आरंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन एक संशोधन हुआ संविधान में और शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है। तो कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 11वां मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 11 जो मूल कर्तव्य हैं मैंने बताया था भाग 4 का में है। और अनुच्छेद तो 51 का अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद भी याद रखना। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? जो हमारा मूल संविधान था उसमें कहीं पर भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है।
लेकिन स्वर्ण समिति जो है ये सिफारिश करती है और इसकी सिफारिशों पर भारत में 11 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं, 10 जोड़े जाते हैं एक्चुअल में, फिर 11वां तो बाद में जोड़ा जाता है, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और ट्रिक मैंने कई बार बताई है, मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार। यदि आप ऐसा याद करते हैं तो आपको ये 8 राज्य याद हो जाते हैं। ठीक है, और ये नाम लिखे हैं, आप पढ़ लेना। कौन शहर जो है ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो उज्जैन जो है सबसे निकटतम है। ठीक है, 23 डिग्री 17 मिनट पर उज्जैन स्थित है। भूकंप तरंगों के मापन में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है भूकंप तरंगों के मापन में। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो एवं जो है एरी में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो जो मिशिगन है, मिशिगन झील है, ये पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी की जो झीलें हैं ये अमेरिका के अलावा अन्य देशों में फैली हुई हैं। ठीक है, भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा थारू जनजाति तो उत्तर प्रदेश में मिलती है, लेकिन अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है तो उत्तराखंड में भी ये जनजाति देखने के लिए मिलती है। ठीक है, किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगाता है, 106 किलोमीटर। डूरंड रेखा कब निर्धारित हुई? तो 1896 ईस्वी में, और सर डूरंड ने इस रेखा को निर्धारित किया, इसलिए इस रेखा का नाम डूरंड रेखा रखा गया। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणिका। और चिनाब नदी किस स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है मिठानकोट, और ये स्थान पाकिस्तान में है। किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। जोंग जलप्रपात जो है इसका उद्गम मतलब जोन जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है। कहाँ पर? किस राज्य में? कर्नाटक में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। क्या? वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जो है ये चिली है। चिली में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और कोसी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में बहती है। ठीक है, बताइए ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी जो है ये भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना। और जो महानंदा नदी है ये दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है। मिट्टियों की जल धारण क्षमता। ठीक है, जल धारण क्षमता यानी कि जल को सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी अवशेष करती है, उसका घटता क्रम। सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी जल का अवशोष करती है, फिर दोमट मिट्टी, फिर रेतीली मिट्टी। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में समुद्री गाय निम्न में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है समुद्री गाय। किन पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। ठीक है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? 1980 में। पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। भारत का वन्यजीव संस्थान जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? उड़ीसा कोयला के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, और विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तवा बांध जो है ये तवा नदी बनाती है, मतलब तवा नदी पर ये बना हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में तवा बांध है। होशंगाबाद ज़िले का नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। क्या? नर्मदापुरम इसका नया नाम हो गया है। कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? सतलुज नदी पर हुआ है। रबर की सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? मतलब रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरला है। और डाहिया खेती जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य हैं, इन राज्यों में देखने के लिए मिलती है डाहिया खेती। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश राज्य मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। बॉक्साइट का भंडार
चित्रकूट में पाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? तो ये कृषि साख क्षेत्र में प्रारंभ किया गया सहकारिता आंदोलन। ठीक है। पी सेनगुप्ता, जी सदा संयुक्त, इनने जो है 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो इन दोनों ने भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। ठीक है। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो पन्ना है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है। पन्ना में हीरा मतलब पन्ना में जो है हीरा मिलता है। ठीक है। और सतना में भी हीरा की खानें हैं, समझ गए। तो पन्ना में सबसे ज़्यादा खानें हैं हीरा की, और कुछ सतना में भी देखने के लिए मिलती हैं। दोनों मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। गुजरात किस फसल के लिए मुख्य उत्पादकों में से एक है? गुजरात में बाजरा फसल मुख्य फसल है। ठीक है। बताइए, पहलगाम चारागाह क्षेत्र कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकाला गया था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो तेलंगाना के गोलकुंडा से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दीव है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? वाराणसी में। और गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, ये लद्दाख में स्थित है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2002 में पारित हुआ था भारत में जैव विविधता अधिनियम। ठीक है। जैव विविधता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा को जैव विविधता कहा जाता है। बताइए कि दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड किस राज्य में स्थिर है? तो दीपोर बिल स्थित है असम में। क्या है ये? रामसर वेटलैंड है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, इसको भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। ठीक है। और ये 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है। और इसमें MIC का रिसाव हुआ था, MIC गैस का, मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था इस त्रासदी में, इस दुर्घटना में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। और फ्लोराइड आयन के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्लूरोसिस, दांतों की बीमारी इससे होती है। ठीक है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को सबसे ज़्यादा संकट है। कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और ये 1936 में स्थापित हुआ था। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत ईंट के भट्टों से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसको शॉर्ट में नीरी कहा जाता है, इसको कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1958 में, और नागपुर में इसको स्थापित किया गया। बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? 1986 में। और वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, इसको ग्रीन वॉश इंगित करता है। अमलैंड शब्द जो है ये नगर की प्रतिवेशी क्षेत्र से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है अमलैंड का? तो नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। और अमलैंड शब्द पूछा जाए कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? तो आंद्रे एलेक्स ने सबसे पहले अमलैंड शब्द का प्रयोग किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या क्या प्रयुक्त होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक एवं आर्थिक आयाम देखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यूपी जो है गेहूं के उत्पादन में टॉप पर है। बताइए, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया? तो मिल्टन फ्रीडमैन नाम का एक अर्थशास्त्री था अमेरिका का, इसने हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किया। मुद्रास्फीति की दर जो है गिरने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कीमतें अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। ठीक है, तभी मुद्रास्फीति की दर गिर रही है। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति यदि हो जाए तो इन दोनों की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति दर्शाती है। मौद्रिक नीति की हम बात करें तो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया गया?
आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जो है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पर आरबीआई लोन देती है उसे क्या कहा जाता है, उसको बैंक दर कहा जाता है। और अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन प्राप्त करती हैं उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मेक इन इंडिया योजना महत्वपूर्ण है। ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताइए। स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है और ये समिति जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय या ग्राम अदालतें बनाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? बच्चों के साथ यदि किसी प्रकार का कोई समस्या आ जाती है तो 1098 याद रखना। ठीक है। अपने छोटे भाइयों बहनों को बताना ये नंबर। ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आरबीआई के द्वारा। हृदय योजना, सबसे पहले हृदय योजना का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑक्यूपमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और 21 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। जो हेरिटेज साइट हैं अपने देश के अंदर उनको डेवलप करने के लिए शुरू की गई थी ये योजना 2015 में। शहरों में मूलभूत संरचना हेतु कौन सी योजना है? तो अमृत योजना। ये जून 2015 में शुरू हुई। सरसों की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो सरसों की जो किस्में हैं प्रजातियां हैं वो याद रखो, क्रांति, माया, वरुणा। ठीक है। और इनको T59 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? T59 कहा जाता है। मटर की किस्में बता दीजिए एक बार। मटर की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? रचना है, सिका है, मालवीय मटर 15 है, पंत मटर 5 है, जय, सपना, आदर्श, पंत पी 42 और अमल। ये सारी मटर की फसलें हैं। खरीफ की मुख्य फसल जो है मूंगफली। तो मूंगफली की वो प्रमुख प्रजातियां बताइए जो कि उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं। चित्र, कौशल, प्रकाश, अंबर, टीजी और उत्कर्ष दिव्या। ये मूंगफली की प्रजातियां हैं और ये सारी प्रजातियां यूपी में होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान धीरे धीरे करके घट रहा है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है और ये बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ये क्या कहलाती है? ऐसी मतलब ऐसा कोई उद्योग, ठीक है, जिसमें लोगों को तो ये लगेगा कि मतलब काम में लगे हुए हैं। जैसे 4 भाई हैं उनके पास में 2 बीघा ज़मीन है। ठीक है। चारों भाई जो हैं इस 2 बीघा ज़मीन में काम करने के लिए लगे हैं। तो सबको तो लग रहा है कि अरे ये तो रोज़गार से लगे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब ये 4 लोग काम कर रहे हैं तब भी इसमें 8 बोरा सोयाबीन निकल रहा है। हम एक फसल एग्जाम्पल पे माने तो 8 बोरा सोयाबीन ये निकाल रहे हैं। और जब कोई एक भाई करेगा, ठीक है, ये 2 बीघा ज़मीन को, तब भी 8 बोरा सोयाबीन ही निकलेगा। मतलब यहाँ पर 3 लोग जो हैं ये एक्चुअल में बेरोजगार ही हैं, भले काम में ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। यदि ये निकल के कहीं बाहर काम करते, ठीक है, कुछ और पैसा कमाते तो 8 बोरा ये निकल ही रहा था। ठीक है। और ये कुछ कमाते तो वो अपना और परिवार का थोड़ा सा विकास कर सकते थे। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि में देखने के लिए मिलती है और गांव में देखने के लिए मिलती है। जो गांव से बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि सुबह शाम गाय भैंस के लिए चारा लाए और दिन भर फ्री हैं। इस टपरी पर उस टपरी पर अधिकांश लोग बैठे देखने के लिए मिल जाते हैं, ताश खेलते हुए, चौपाल खेलते हुए। आज भी ऐसे लोग गाँव में रहते हैं। कमेंट करके बताना क्या मेरी बातें कुछ आपको सही लग रही हैं। मैंने तो अपने गाँव में देखा है। ठीक है। कृषि क्षेत्र में किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 1914-15 में। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई का जो गवर्नर है ये मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हुई तो थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन सेबी को जो मान्यता है ये कब मिली? तो 1992 में इसको मान्यता मिली थी। याद रखना। ठीक है। सेबी का अध्यक्ष जो है इसका कार्यकाल होता है 3 साल का, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया?
तो 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था। ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स देशों जो हैं, इनका कौन सा बैंक है? तो इनका बैंक है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखना। और ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना में। बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो फेरवानी समिति की सिफारिशों पर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई के वर्ली में है। इसी प्रकार से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1875 में की गई। जीएसटी पूछा जाएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। जीएसटी को भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। ठीक है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई। ठीक है, ये 1964 में स्थापित हुई। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वी केलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। ठीक है। बताइए कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ठीक है। बताइए जो ट्राई है किस क्षेत्र की एक नियामक संस्था है? ट्राई टेलीकॉम से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये टेलीकॉम यानी कि दूर संचार से संबंधित है। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। कोटक समिति ये कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। कृषि आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया? 1938 में सबसे पहले कृषि आयकर बिहार में लगाया गया। संशोधित मूल्य वर्धित कर, इसको क्या कहा जाता है? रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। ये उत्पाद कर से संबंधित है। भारत में सबसे पहले वैट कब लगाया गया? देखिए मूल्य वर्धित कर, इसको शॉर्ट में वैट कहा जाता है। वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स होता है। सबसे पहले ये कर लागू करने वाला राज्य जो है हरियाणा है। ठीक है। वर्ष 2005 में हरियाणा में ये कर लागू हुआ था। ठीक है। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर, इसको कहा जाता है क्या? एमएटी का समावेश कब किया गया? वर्ष 1996-97 में। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत करी। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। निगम कर यानी कि कॉरपोरेट कर जो है ये किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है। बताइए आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा केलकर समिति ने। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया? 1994-95 में। भारत में जीएसटी अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो असम है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? चलैया समिति 1991 में ये गठित हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए एल के जहाँ समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। और आपसे पूछा जाए पार्थसारथी सीम समिति का संबंध कर नीति से है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। और वी वाई रेड्डी समिति का संबंध आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित है। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से संबंधित है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और जो थोक मूल्य सूचकांक है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। और बताइए जो स्तनधारी होते हैं वो श्वसन, स्तनधारियों में श्वसन कहाँ से होता है? फेफड़ों के द्वारा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर जो सार्वत्रिक दाता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ समूह। ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया में जो WBC होती हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाओं, इनकी संख्या में क्या होता है? असाधारण वृद्धि होती है। अमजद अली खां जो हैं ये सरोद वादक थे। ठीक है। इनकी ख्याति सरोद में थी। एथलीट फुट बीमारी फफूंदी से होती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1947 में लागू हुआ था।
लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये पित्त अम्ल और लाइपेसेज की उपस्थिति में होता है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी तो फलों में पाया जाता है। कौन से फलों में? खट्टे फलों में। लेकिन बात करें सब्जियों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिर्च में होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। और करनाल बंट रोग जो है गेहूं की फसल से संबंधित है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंटों के भट्टे से उत्पन्न होती है ज़्यादा। गूगल के द्वारा किस वेब ब्राउज़र का विकास किया गया? जो क्रोम वेब ब्राउज़र है आप लोग यूज़ करते होंगे, आपके मोबाइल में होगा, सबके मोबाइल में ये होता है क्रोम वेब ब्राउज़र। तो ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया वेब ब्राउज़र है। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है, ये भिंडी की बीमारी है। जो 1024 किलोबाइट है ये किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है तो लिख लो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या होता है? तो 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस, 2 दिसंबर को होता है कंप्यूटर दिवस, ठीक है। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? तो 17.7%। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2011 के अनुसार भारत की जो नगरीय जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 31.16%। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? तो 42.16 थी। 2011 की नगरीय जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता केरला की, ठीक है। कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। भारत में जानवर पालने की जो शुरुआत है ये मध्य पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? राजस्थान में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना। और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। किस कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं, ठीक है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। किस्सा राधा कन्हैया इस कृति के लेखक कौन हैं? नवाब वाजिद अली शाह इसके लेखक हैं, ठीक है। बताइए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोल लिया जाता है। 100 ग्राम चीनी को क्या आधा लीटर पानी में घोल लिया जाता है तो क्या बन जाता है? असंतृप्त चीनी का घोल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन जो है ये नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आयतन, ठीक है। किस गुप्त सम्राट ने हूणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो भीतरी स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को, ठीक है। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? तो देखिए इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है LPG सिलेंडर में ताकि जब भी गैस का रिसाव हो, ठीक है, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ दुर्गंध आ जाए जिससे आपको पता चल सके कि गैस का रिसाव हो रहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की। और महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल।
पाल वंश का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राजा धर्मपाल। और शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूरचिन। ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में है। और ढाई दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। सामान्य ताप पर कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन। नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। टिहरी बांध ये भागीरथी और भीलंगना नदियों के संगम पर है। और गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम जो है यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ठीक है। जो पित्त रस है वायल जूस, इसका श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो देखिए पित्तरस जो है ये स्रावित होता है यकृत से। और ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर? पित्ताशय में जो पित्तरस है वो स्टोर होता है। ठीक है। और बताइए कि हेपेरिन प्रोटीन जो है शरीर में रक्त जमने से रोकता है। ठीक है। इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो शरीर के अंदर हमारी नसों में ब्लड दौड़ रहा है। ठीक है। ये ब्लड में ना जम जाए, इसको जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन। और हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। ठीक है। जो मृत लाल रक्त कणिकाएं हैं इनको किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए किस अंग की जांच करी जाती है? किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया है। ठीक है। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, इन कारणों का पता करने के लिए उसके यकृत की जांच करी जाती है। जो बाइल है, ठीक है, जो पित्त है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त के द्वारा यानी कि बाइल के द्वारा। विटामिन के एवं वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है? पित्त होता है। ठीक है। ऊष्मा की इकाई अर्घ होती है। ठीक है। कैलोरी तथा जूल भी होती है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या होती है? ध्वनि ग्राम इसकी मूलभूत इकाई होती है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है तारत्व है, जो निर्भर करता है। तो जो तारत्व है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि प्रदूषण हम डेसिबल में मापते हैं। जब राष्ट्रपति बनना हो आपको तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनना है या फिर विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। यदि आपको क्या कहते हैं क्या बनना है, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या फिर राज्यों का राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है? तो आशा कहा जाता है। ठीक है। और आशा का जो फुल फॉर्म है ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। ठीक है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जला जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट की बिजली खर्च होगी। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति जो है डायनेमो तथा विद्युत मोटर है। बताइए एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। और किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाता है? तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें मतलब कंप्यूटर में यदि पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो रैम में जितना भी डेटा है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो रोम है इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। बताइए पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था?
तो ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? बांग्लादेश टीम के खिलाफ लगाया। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक जो है किस स्टेडियम में लगाया था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ये जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। और सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। और राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र जो है यह अनुच्छेद 352 में देखने के लिए मिलेगा। वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में देखने के लिए मिलेगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो अनुच्छेद है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुच्छेद 360। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में जिसका वजन 70 किलोग्राम है, ठीक है, उसमें रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5000 मिलीलीटर। दिया सलाई के निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख है? बरेली। ताला नगरी किस शहर को कहा जाता है? अलीगढ़ को। हम बोलते भी हैं अलीगढ़ का ताला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। आप लोगों ने गाना सुना होगा, तेरे हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला। ये वही अलीगढ़ वाला ताला है जो बहुत प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में स्थित है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? यदि आपके गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, ठीक है, तो वो वसा का पाचन नहीं कर पाती, यानी कि आप कोई बहुत ज़्यादा फैटी भोजन नहीं कर सकते हैं, वो पचेगा ही नहीं। ठीक है। और आपको गैस बनने लगेगी, आपको बैक पेन होने लगेगा, बहुत खतरनाक दिक्कत होती हुई है इसमें। ठीक है। ये मुझे पता है, मेरे घर में एक पेशेंट है। तो पित्त की यदि आपको पथरी हो जाती है जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, इसमें वसा का पाचन नहीं हो पाता है, आप हैवी कोई भी डाइट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और इसके निदान के लिए इसका कोई इलाज नहीं है भैया, इसका कोई भी इलाज नहीं है। जो आपका पित्ताशय है, जो पित्त की थैली है जिसको आप गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसके ऑपरेशन होता है, ये पूरा गॉल ब्लैडर निकाल के फेंक दिया जाता है, ये इसका इलाज है। ठीक है। और जब ये निकाल के फेंक दिया जाता है तो बाद में फिर क्या होता है? अब भैया जब जो पित्ताशय नहीं बचा तो पित्त कहाँ पर बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो ऐसे में फिर पूरी जीवन आपको परहेज करना पड़ता है। ठीक है। मतलब आप फैटी खाना तो खा ही नहीं सकते पूरी लाइफ। फिर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये किस वर्ष स्थापित किया गया? 1969 में। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देविका रानी को। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश भारत है। कैंसर की चिकित्सा हेतु कौन सा उपचार नवीनतम है? प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा जो है ये नवीनतम है कैंसर की चिकित्सा में। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश कौन सा है? अपना देश भारत। और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसके द्वारा विश्व के कुल ऊन उत्पादन का कितना भाग उत्पादित किया जाता है? तो 1/3 भाग। किस जाति की भेड़ सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है? तो जो मेरिनो जाति की भेड़ है इससे सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है। तो बताइए कि जो मेरिनो जाति की भेड़ है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में टॉप राज्य है, टॉप देश है। ठीक है। धान की फसल का जो रोग है कौन सा है? झूठकंड, इसको फॉल्स स्मट कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। विटामिन B12 जो है जल में विलेय होता है। कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? थायरॉक्सिन। विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो पेप्सिन है। और उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? लखनऊ में 1972 में। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B की कमी से बेरी रोग हो जाता है। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गॉसमिर रेशम कहलाता है जो मकड़ी उत्पादित करती हैं। ठीक है। बताइए किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो जो चींटियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, चींटियों का जो मस्तिष्क है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। सुई चुभने पर कौन सा जो अंग है वो दर्द महसूस नहीं करता है? मस्तिष्क। ठीक है। याद रखना। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। कौन सा जानवर
ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू और चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है। और भारत का हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मैंने दोस्तों कंटेंट को बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखा है, आप लोगों को वीडियो में दिखा भी होगा, रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने एक साथ अरेंज किया है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश तो ब्राज़ील, यहीं पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है कर्नाटक। ठीक है। तो ये मैं ध्यान रखता हूँ कंटेंट को बनाने का कि बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए दे सकूँ। तो यहाँ पर मैंने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोगों को क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। 2 क्वेश्चन का आंसर दे के जाना। एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं कि जो मैरोन जाति की भेड़ है ये किस देश में पाई जाती है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये 2 आंसर आपको दे के ही जाना है। थैंक यू दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपनी ई बुक के बारे में बता दूं, यदि आपको सच में सिलेक्शन लेना है एग्जाम में तो हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक और साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों ई बुक पर अभी ऑफर चल रहा है। यदि आप इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी अपने व्हाट्सअप पर ही। ठीक है। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए 150 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने इन ई बुक्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मैराथन देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।